हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। आज ईरान और यूएसए के वॉर के चलते कई देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भारी किल्लत हो रही है। भारत में भी ये किल्लत महसूस होने लगी है। भारत में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तो फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स पर स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है। फिलहाल होटल्स और रेस्टोरेंट्स को गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई है और केवल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और घरेलू उपयोग के लिए ही गैस अवेलेबल है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो स्थिति बिकट हो सकती है। देखिए, विश्व के कुल नेचुरल गैस का 60 से 70% सिर्फ 3 देशों के पास है: रशिया, ईरान और कतर। दिलचस्प बात यह है कि कतर की ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 11,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि हमारे केरला राज्य का एरिया कतर से लगभग 3 गुना ज्यादा यानी 38,800 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि केरला में 3 कतर समा सकते हैं। लेकिन अचरज की बात है कि भारत को लगभग 70% नेचुरल गैस जो है वो कतर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। ईरान और ओमान के बीच जो संकरी खाड़ी है उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसकी चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर ही है। ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ग्लोबल वाटर से जोड़ती है। गल्फ कंट्रीज को अपने ऑयल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड मार्केट में भेजने के लिए इसी स्ट्रेट पर पूर्णतः निर्भर होना पड़ता है। लेकिन ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों के आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन ही लगा दी है। इसलिए भारत को होने वाली गैस की आपूर्ति एकदम थम सी गई है। अब इस पर एक बड़ा सवाल आता है कि जैसे हम क्रूड ऑयल स्टोर करते हैं, क्या हम वैसे ही गैस भी स्टोर कर सकते हैं? अगर ईरान पर रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या हम रशिया से गैस नहीं खरीद सकते? देखिए, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अंतर होता है। क्रूड ऑयल नॉर्मल टैंकर से दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। क्रूड ऑयल स्टोर करना भी कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत ही ज़्यादा अलग और बिल्कुल ज़्यादा जटिल काम होता है। गैस को -160 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर ठंडा रखना पड़ता है, तब ये नेचुरल गैस लिक्विड यानी तरल बन जाती है। इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या इसे संस्कृत में एलपीजी भी कहा जाता है। जो एलपीजी घरों में इस्तेमाल की जाती है वो 60% प्रोपेन और 40% ब्यूटेन का मिश्रण होता है। फिर इस लिक्विफाइड गैस को ट्रांसपोर्ट भी स्पेशली डिजाइन और इंसुलेटेड क्रायोजेनिक टैंक्स में किया जाता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ जाता है तो ये लिक्विड फिर से गैस बन जाता है। क्योंकि ये गैस ओडरलेस यानी इसका कोई स्मेल नहीं होता, इसलिए अगर ऐसी ओडरलेस गैस लीक हो जाए तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए गैस सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल ऐड कर देते हैं। ये केमिकल एलपीजी गैस को एक पंजेंट सा स्मेल देता है जो हम महसूस करते हैं, जिसे थोड़ी भी गैस लीकेज मालूम चल जाती है। रशिया अपना अधिकतर गैस यूरोपियन यूनियन और चाइना को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए रशिया ने अपने गैस फील्ड से यूरोपियन यूनियन और चाइना तक पाइपलाइन बिछाई है। रशिया से भारत तक पाइपलाइन बिछाना ज्योग्राफिकल कंडीशंस और अनफ्रेंडली नेबर्स कंट्री के वजह से काफी मुश्किल है। आपको याद ही होगा कि साल 2005 के दरमियान एक ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रपोज की गई थी, जिसे द पीस पाइपलाइन नाम भी दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का अड़ियल रवैया और यूएसए के कारण ईरान पे लगे सैंक्शंस, इन दोनों वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। वीडियो पोस्ट करने से पहले न्यूज आई थी कि ईरान ने इंडियन शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की अनुमति दी है। लेकिन ये बात इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सी माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी है। हालांकि यूएसए ने कल कुछ ईरानियन माइन लेयर शिप्स को हमला करके टारगेट किया था और ईरान को माइन न बिछाने की हिदायत भी दी थी। लेकिन बारूदी सुरंगों को थोड़ी पता होता है कि कौन सा फ्रेंडली जहाज है और कौन सा दुश्मन का। इसलिए जब तक जंग जारी रहेगी, दुनिया और भारत पर ये नेचुरल गैस का संकट मंडराता रहेगा। आपकी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हिसाब से कॉमन पीपल को इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए?
और हमें गवर्नमेंट से क्या मदद की अपेक्षा करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर। धन्यवाद और जय हिंद।